हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के आलोक में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोगों ने अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्य को प्रारंभ किया हुआ है। फिलहाल अभी देखिएगा जो आपका करंट टॉपिक है उसमें आपको क्या कैलकुलेशन करके चलनी है, ये अपने आप में काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन रहेगी। ऑलरेडी हम आपको क्या है इस बारे में जानकारी दे चुके हैं। फिलहाल जो हमारा डिस्कशन है वो कंपनी की भारत में जो आर्थिक नीतियां हैं या भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण जो आपके आर्थिक व्यवहार हैं और इन आर्थिक व्यवहारों के संदर्भ में भारतीयों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये तमाम प्रकार की जो कैलकुलेशंस हैं ये एक ही टॉपिक में क्या है आपको कैलकुलेट करके चलनी पड़ेंगी। बोला मेन टॉपिक क्या रहेगा आपका, कंपनी का आर्थिक व्यवहार, या मेन टॉपिक क्या रहेगा आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां। उसी के आलोक में जो अदर टाइप्स की आपकी क्या है कैलकुलेशंस हैं वो ऑलरेडी आपके सामने क्या आ रही हैं या आने वाले लेक्चर में क्या है आती रहेंगी। इससे पहली वाली चर्चा में हमने आपको बताया होगा कि कंपनी की आर्थिक नीतियों के आलोक में या कंपनी के आर्थिक व्यवहार के आलोक में जो सबसे पहली कैलकुलेशन आपकी बनती है उसे आप क्या कहेंगे, भू राजस्व व्यवस्थाएं आपको पढ़ के चलनी है। और भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में आपका व्यवहार किस प्रकार का आ जाना चाहिए, रिगार्डिंग दिस हमने एक सिनॉप्सिस आपको दे रखा है। फार्मिंग सिस्टम आपको कैलकुलेट करना है, स्थायी बंदोबस्त आपको कैलकुलेट करना है और रैयतवाड़ी सिस्टम आपको कैलकुलेट करके चलना है, और जो महलवाड़ी व्यवस्था है ये भी आपको क्या है कैलकुलेट करके चलना है। फार्मिंग सिस्टम की कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि आज की चर्चा में जो हमारा डिस्कशन होगा वो स्थायी बंदोबस्त पर होगा। और देखिएगा ये जो आपका स्थायी बंदोबस्त है यूकेपीएससी का बड़ा ही पैड क्वेश्चन यहां से बनता रहा है। अगर आप अपने पुराने पेपर्स को विजिट करने की बात करेंगे तो जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है यहां से यूकेपीएससी ने लगातार आपसे सवाल पूछे हैं। अब नेचर टिपिकल हो या नेचर आपका सिंपल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप पुराने पेपर्स को विजिट करने की बात करेंगे तो स्थायी बंदोबस्त आपको परीक्षाओं में आता हुआ नजर आएगा। तो आज जो हमारी संपूर्ण कैलकुलेशन होने जा रही है, यानी कि आज की क्लास में जो हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा ये किस पर आधारित रहेगा, जिसको आप हिंदी में कहेंगे स्थायी बंदोबस्त, और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। और चर्चा किस प्रकार से आपको करनी है आइए शुरुआत करते हैं, है ना। तो ड्राफ्टिंग बना लेते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक को जनरली आप क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, मैं तीनों तरीके से आपको इसको लिख के दिखाऊंगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ओके, और देखो ये जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है इसी को ओब्लिक करके क्या कहा जाता है, जमींदारी सिस्टम भी कह दिया जाता है। इसी को ओब्लिक करके मेरे प्यारे साथियों क्या कहा जाता है, जमींदारी सिस्टम भी कह दिया जाता है। ठीक है, और इसी का हिंदी में जो लोकप्रिय नाम आपको मिलेगा आप उसमें क्या कहेंगे, स्थायी बंदोबस्त कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थायी बंदोबस्त कहेंगे, स्थायी बंदोबस्त कहेंगे। और ओब्लिक करके इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। तो नामकरण में कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो आपके सामने क्या ना रखे, वो आपके सामने स्थायी बंदोबस्त ना रखे और आपके सामने आपको थोड़ा परेशान करने के उद्देश्य से क्या रख दे, जमींदारी व्यवस्था रख दे। तो नामकरण पर भी आपका ध्यान क्या है, पूरा पूरा आ जाना चाहिए। यहां पर किसी प्रकार के कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश आपको लेकर के नहीं चलनी है। अब शुरुआत में क्या कहेंगे, शुरुआत में ये कहेंगे कि देखिए जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है या जो आपका जमींदारी सिस्टम है तो एक लाइन तो आपको जोड़ के चलना पड़ेगा, जिसमें हम ये क्या कहेंगे कि एक प्रकार की क्या है, भू राजस्व व्यवस्था है। एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है, एक प्रकार की क्या है भाई, भू राजस्व व्यवस्था, एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है, यानी कि लैंड रेवेन्यू क्या है, सिस्टम है। एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है। अगली बात आप ये कहेंगे कि अगली बात
दो प्रकार से आपको यहां पे कहनी पड़ेगी कि देखिए स्थायी बंदोबस्त जो है, एक आपको इसका बताना पड़ेगा लागू होने का वर्ष, एक आपको इसका क्या बताना पड़ेगा, लागू होने का वर्ष आपको बताना पड़ेगा। तो लागू होने का जो वर्ष आप बता के चलेंगे तो वहां पर आपकी कैलकुलेशन क्या जानी चाहिए, 1793 एडी, यानी कि इसको लागू कब किया गया, 1793 ईस्वी में इसको लागू किया गया। और इसको लागू करने का कार्य किसने किया, है ना, लागू करने का कार्य किसने किया, आपको यह भी बताना पड़ेगा लागू करने का कार्य किसने किया। ओके, लागू करने का कार्य किसने किया, तो यहां पर आपको रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा, किसने किया, तो यहां पर आपको रेफरेंस किसका लेके चलना पड़ेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसका रेफरेंस लेके चलेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भाई किसका रेफरेंस आपको लेके चलना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का रेफरेंस आपको क्या है, लेकर के चलना है। तो एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है, 1793 ईस्वी में इसको भारत में लागू किया गया है। वो लागू करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और मामला किसका है, मामला 1793 का है। तो 1793 में जो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, आप इनको क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेंगे। यानी कि उस समय क्या है, उस समय क्या माने जाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल ही माने जाएंगे। अब यहां पर क्या आपको थोड़ी डिफरेंट कैलकुलेशन भी क्या है करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको यह बताना पड़ेगा कि ठीक है, अगर हम बात करें इसके स्थायी बंदोबस्त के ग्राउंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन की, ग्राउंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ग्राउंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन की, तो ग्राउंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन में आपको कुछ और भी यहां पर बता के चलना पड़ेगा। आपको यह बता के चलना पड़ेगा जो स्थायी बंदोबस्त है, आपको एक लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा कि कुल ब्रिटिश भारत के, कुल ब्रिटिश भारत के, कुल ब्रिटिश भारत के 19%, 19% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू, भौगोलिक क्षेत्र पर लागू। ये कई बार आ रखा है, इसको स्किप करके मत चलना। यानी कि कुल ब्रिटिश भारत के 19% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू है। यानी कि 1793 तक भारत में कंपनी का जहां जहां आपका पॉलिटिकल कंट्रोल बना हुआ है तो उसको आप क्या कहेंगे, ब्रिटिश भारत कहेंगे। तो उस ब्रिटिश भारत के 19% भौगोलिक क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त, दैट मीन्स परमानेंट सेटलमेंट को क्या है, इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि लागू किया गया। लेकिन आपको फर्दर यह भी तो बताना पड़ेगा कि ये जो आपके रेस्पेक्टिव ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, इनका आपको क्लासिफिकेशन, यानी कि इनका आपको क्या है, वर्गीकरण भी तो करके चलना पड़ेगा। और जब आप वर्गीकरण करके चलेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, बंगाल आपको उठाना पड़ेगा, बिहार आपको उठाना पड़ेगा, बंगाल आपको उठाना पड़ेगा, बिहार आपको उठाना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या है, उड़ीसा आपको उठाना पड़ेगा, उड़ीसा आपको उठाना पड़ेगा। ओके, और आप क्या उठाएंगे, बनारस आप उठाएंगे, बनारस आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और आप क्या उठाएंगे, उत्तरी कर्नाटक आप उठाएंगे, क्या उठाएंगे, उत्तरी कर्नाटक, यानी कि नॉर्दर्न कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटक। तो ये तमाम प्रकार के वो क्षेत्र हैं जहां जहां पर कंपनी की ओर से क्या है भाई, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। ये वो तमाम प्रकार के क्षेत्र बनेंगे जहां जहां कंपनी की ओर से क्या है, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। अब इसकी फर्दर जो आपको कैलकुलेशन करनी है, तो देखिए जब आप किसी भी भू राजस्व व्यवस्था की कैलकुलेशन करते हैं, और यहां पर तो ये कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल बाय द बुक है, बिल्कुल प्रॉपर है। यहां पर आपको दो प्रकार के सेंटेंसेस प्रयोग में लाने पड़ेंगे। जैसे एक सेंटेंस में आप क्या कहेंगे, भू राजस्व, भू राजस्व की वसूली, बात को समझना, भू राजस्व की वसूली, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की वसूली। और एक सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का निर्धारण, दैट मीन्स असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व का निर्धारण। तो ये इस प्रकार के दो सेंटेंसेस क्या है, आपको यहां पर प्रयोग में लाने हैं। एक सेंटेंस में आप क्या कहेंगे, भू राजस्व की वसूली, और एक सेंटेंस में आपको क्या कहना होगा, भू राजस्व का निर्धारण। तो असल में क्या है,
ये आपको किस तरीके से यहां पर गाइडेंस प्रोवाइड कराने का काम करेंगे? तो हम ये कहेंगे कि स्थायी बंदोबस्त के आलोक में, स्थायी बंदोबस्त के आलोक में, स्थायी बंदोबस्त के आलोक में इन वाक्यों के संदर्भ में जो हमने लिख करके आपको दिखाए हैं, इन वाक्यों के संदर्भ में, इन वाक्यों के संदर्भ में आवश्यक आर्थिक संबंध, आवश्यक आर्थिक संबंध क्या कहेंगे? आवश्यक आर्थिक संबंध, आवश्यक आर्थिक संबंध जो डालेंगे अब प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर जमींदार वर्ग के साथ, जमींदार वर्ग के साथ, जमींदार वर्ग के साथ स्थापित किए गए, जमींदार वर्ग के साथ स्थापित किए गए, जमींदार वर्ग के साथ स्थापित किए गए। ओके, और क्या कहेंगे? यही कारण है कि, यही कारण है कि, यही कारण है कि इस व्यवस्था को, यही कारण है कि इस व्यवस्था को, इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। यही कारण है कि इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। यही कारण है कि इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। ओके, तो टेक्निकली आप बता रहे हैं कि इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था क्यों कहा गया। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इस प्रकार से होगा। जो तरीका हमने आपको बताया है, इस तरीके को अपनाते हुए क्या है, आप यहां पर अपना एक इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम के रिगार्डिंग आपका वेरी इफेक्टिव जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरीके से आपका हो जाना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो आपको यहां पर करके चलनी है। अब थोड़ा बड़ा खेल यहां पर आपको खेलना पड़ेगा। अब थोड़ा क्या है, आपको यहां पर कैलकुलेशन अलग अलग प्रकार से करके चलनी पड़ेगी, ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का कोई सामना ना करना पड़े। चलिए, अब देखिए, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है, या जो आपका स्थायी बंदोबस्त है, या जो आपकी जमींदारी व्यवस्था है, वो आपको क्या सिखाता है? वो आपको ये सिखाता है कि एक और क्या रहेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बात को प्यार से समझना, एक और क्या रहेगा आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक और आपका क्या रहेगा, फार्मर्स कह सकते हैं हम लोग, है ना। और एक रिलेशन क्या रहेगा आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और अगेन हम क्या कहेंगे, फार्मर्स। और बीच में आपको क्या बैठाना पड़ेगा, जमींदार क्लास। बीच में आपको क्या बैठाना पड़ेगा, जमींदार क्लास आपको बैठाना पड़ेगा। असल में जो स्थायी बंदोबस्त है वो यहां पर आपको क्या सिखाता है, वो यहां पर आपको ये सिखाता है कि अगर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो आपका फार्मिंग क्लास है, यानी कि जो फार्मर्स हैं, अगर आप उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने की बात करोगे, अगर आप इन दोनों के बीच में अगर आप प्रत्यक्ष आर्थिक संबंधों की बात करोगे, अगर आप इन दोनों के बीच प्रत्यक्ष आर्थिक संबंधों की बात करोगे, ओके, प्रत्यक्ष आर्थिक संबंधों की बात करोगे, तो आप अपना केवल क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। यानी कि स्थायी बंदोबस्त साफ साफ मना करता है कि कंपनी और फार्मिंग क्लास के बीच में किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंधों को आपको कैलकुलेट करके नहीं चलना है। किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंधों को आपको कैलकुलेट करके नहीं चलना है। हमने यहां पर दो प्रकार के सेंटेंसेस आपको दिए, तो हमने यहां पर दो प्रकार के सेंटेंसेस आपको क्या दिए, एक सेंटेंस हमने आपको क्या दिया कि भू राजस्व की वसूली, एक सेंटेंस हमने आपको क्या दिया था अभी, भू राजस्व की वसूली, और एक सेंटेंस हमने आपको क्या दिया था, भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का निर्धारण। तो ये जो दोनों प्रकार के सेंटेंसेस हमने आपको देने के कार्य किए थे, तो इन सेंटेंसेस को आधार जब आप बनाने की बात करेंगे
तो आप ये कहेंगे कि कंपनी की ओर से जो आपके प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध हैं, कंपनी की ओर से जो आपके प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध हैं, इस प्रकार के वाक्यों के संदर्भ में वही मैंने पहले भी आपको बताया, जो आपके प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध हैं वो क्या है, उस जमींदार क्लास के साथ इस्टेब्लिश किए गए हैं, जमींदार क्लास के साथ इस्टेब्लिश किए गए हैं। किसान वर्ग के साथ, फार्मर्स के साथ या फार्मिंग क्लास के साथ क्या है, किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक संबंध नहीं स्थापित किया गया है। लेकिन यहां पर एक सेंटेंस आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। अभी जो आपके फार्मर्स हैं इनके बारे में ये कहेंगे आप कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, ये जरूर आपको कहना पड़ेगा यहां पर, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसान वर्ग को, क्योंकि ये सेंटेंस आगे आपको सहायता पहुंचाएगा, किसान वर्ग को जमींदारों की, किसान वर्ग को जमींदारों की दया दृष्टि, किसान वर्ग को जमींदारों की दया दृष्टि पर छोड़ दिया गया, दया दृष्टि पर छोड़ दिया गया कि भैया आप टैकल करो, हमारा किसान वर्ग के साथ कोई मतलब नहीं है ना। भू राजस्व की वसूली का मामला हो, चाहे भू राजस्व के निर्धारण का मामला हो, है ना, रिगार्डिंग ऑल दीज सेंटेंसेस हम जो अपने प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध स्थापित करेंगे वो आपके साथ करेंगे। किसान वर्ग को आप जानो, इस नाते हमने पूरा क्लैरिफिकेशन आपको यहां देने का कार्य किया है, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, यानी कि किसान वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध आपको नहीं लेके चलना है और अप्रत्यक्ष भी आपको नहीं लेके चलना है, क्योंकि कंपनी किसान वर्ग को जानती तक नहीं है। उसने साफ मना किया, हमें किसान वर्ग के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम अपने प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध जो स्थापित करके चलेंगे वो जमींदार क्लास के साथ स्थापित करके चलेंगे। अब जमींदार क्लास किसान वर्ग को कैसे टैकल करेगा, कैसे उससे कृषि उत्पादन कराएगा, कितना कृषि उत्पादन में से उसको देगा, ये जमींदार वर्ग का मामला है। यानी कि ये सेंटेंस यहां पर काम करता है कि स्पेशली अंडर द लाइट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, कंपनी की ओर से किसान वर्ग को जमींदारों की दया दृष्टि पर छोड़ दिया गया। और मजे की बात क्या अब यहां पर, मजे की बात यहां पर क्या है कि आपको कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस यहां पर इस्टेब्लिश करके चलने पड़ेंगे। जैसे आप कहेंगे नंबर 1 पर, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार वर्ग को जमीनों पर मालिकाना हक दिया गया, मालिकाना हक दिया गया, यानी कि ओनरशिप, मालिकाना हक दिया गया। ये साफ साफ आपको कह करके चलना पड़ेगा कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार वर्ग को जमीनों पर क्या है भाई, मालिकाना हक दिया गया। इतना ही नहीं कहना आपको यह भी कहना है कि कृषि उत्पादन के अतिरिक्त, या आप ऐसे कहेंगे कृषि उत्पादन योग्य भूमि, कृषि उत्पादन योग्य भूमि के अंतर्गत, कृषि उत्पादन योग्य भूमि के अंतर्गत, कृषि उत्पादन योग्य भूमि के अतिरिक्त होगा ना, हाँ अतिरिक्त होगा, कृषि उत्पादन योग्य भूमि के अतिरिक्त वन, तालाब आदि जैसे संसाधनों पर भी, जमींदार वर्ग को मालिकाना हक दिया गया, जमींदार वर्ग को मालिकाना हक दिया गया, जमींदार वर्ग को मालिकाना हक दिया गया, जमींदार वर्ग को मालिकाना हक दिया गया।
ओके। साथ ही साथ आपको यह भी कहना पड़ेगा कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार वर्ग अपनी भूमि को या अपनी जमीन को बेचने का अधिकार भी रखता था। अपनी जमीन को बेचने का अधिकार भी रखता था। ओके, अपनी जमीन को बेचने का अधिकार भी रखता था। तो ये मेजर आपके सेंटेंसेस हैं। यानी कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो रिलेशंस आपको यहां पर कैलकुलेट करके चलने हैं, तो वो जो आपके तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट रिलेशंस होंगे उनकी कैलकुलेशन आप कुछ इस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से क्या है हमने आपको यहां पर एक प्रॉपर गाइडेंस देने का कार्य किया है। किसान वर्ग को दूर रखना है और कंपनी और जमींदारों के बीच के संबंधों को क्या है आपको कैलकुलेट करके चलना है ना। और पूरा लास्ट में आकर के बता देना है कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार वर्ग को जमीन पर मालिकाना हक दिया गया, ठीक है। और जो जो उनके क्षेत्र रहे उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन योग्य भूमि के अंतर्गत जो आपका वन क्षेत्र है, तालाब हैं, नदी हैं, नहरें हैं, तो ऐसे जो आपके रिसोर्सेस हैं इन पर भी जमींदार वर्ग को क्या है ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक दिया गया। और साथ ही साथ स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत यह भी कहा गया कि जमींदार वर्ग को यह अधिकार रहेगा कि अगर वो अपनी भूमि को सेल आउट करना चाहते हैं तो वो अपनी भूमि को क्या है सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि उसको क्या है बेचने का अधिकार भी रखते हैं। अब हम आपको एक बढ़िया चीज यहां पर सिखाते हैं जो संभवतः हमने अपनी हर क्लास में सिखाई होगी। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम कहते हैं मिस्ट्री ऑफ नंबर्स। इसको हम कहते हैं मिस्ट्री ऑफ नंबर्स। यानी कि संख्याओं का रहस्य। इसको हम क्या कहते हैं संख्याओं का रहस्य। बात को प्यार से समझ लेना, संख्याओं का रहस्य। अच्छा, जब आप स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं, तो स्थायी बंदोबस्त में क्या कहा जाता है कि दो प्रकार के नंबर्स आपके यूज में लाए जाते हैं। एक को आप क्या कहते हैं 89% और एक को आप क्या कहते हैं 11%। आपको यह सिखाया जाता है कि 89% जो है वो कंपनी के अकाउंट में जाना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट में जाना है। और जो आपका 11% है वो किसके अकाउंट में जाना है, वो जमींदार क्लास के अकाउंट में जाना है, वो जमींदार क्लास के अकाउंट में जाना है, वो जमींदार क्लास के अकाउंट में जाना है। यानी कि मेरा कहना आपसे यह है कि अगर आप 89% में अगर आप प्लस कर देते हैं 11% तो पूरा आंकड़ा आपको किसका मिला 100% का मिला। किसका आंकड़ा मिला आपको 100% का आंकड़ा मिला। तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी फार्मिंग क्लास है यानी कि जो किसान वर्ग रहा यहां पर जो फार्मिंग क्लास है, तो जो फार्मिंग क्लास है तो फार्मिंग क्लास तो क्या रहेगी 0% में रहेगी। भाई उससे पागल कोई नहीं। बात को समझना, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि इसको हम कहते हैं मिस्ट्री ऑफ नंबर्स, संख्याओं का रहस्य है। यहां पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हुए कभी भी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना। स्थायी बंदोबस्त में दो प्रकार के जो आपके नंबर्स हैं वो कैलकुलेट होते हैं, 89% और एक क्या आपका 11%। तो 89% जो है वो आप कंपनी के अकाउंट में रखने की बात करते हो और जो आपका 11% है वो क्या है, वो आप क्या है जमींदार क्लास को देने की बात करते हो। जब दोनों को आप प्लस करोगे तो 100% में आ जाएंगे दोनों। इसका मतलब यह हुआ कि जो उत्पादन कर रहा है ना, यानी कि जो आपका फार्मिंग क्लास है वो तो अब 0% में आ गया। अपना घर कैसे पालेगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, वो तो पागल हो गया कि कुछ लेता भी नहीं है और उत्पादन भी कर रहा है ताकि कंपनी को भी कुछ मिल जाए और ताकि क्या है जमींदार क्लास को भी कुछ मिल जाए। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो हमने पहले ही आपको बताया था एक्चुअली मामला क्या है। हम आपको बहुत अच्छे से सावधान करना चाहते हैं। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण सवाल का सामना करेंगे
जब आप किसी चुनौतीपूर्ण सवाल का सामना करेंगे तो 89% और जो आपका 11% है, इसके साथ, इन आंकड़ों के साथ क्या सेंटेंस आपको प्रयोग में नहीं लाना है। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि उत्पादन का 89% आप नहीं कहेंगे। ऐसा कहना गलत हो जाएगा, इतिहास नाराज हो जाएगा। ना ही आप ये कहेंगे कि उत्पादन का 11%, ये भी आपको नहीं कहना है, एक्चुअली मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर क्या कहना है, आपको यह कहना है कि वसूले गए, सही सेंटेंस क्या होगा, वसूले गए भू राजस्व का 89% एंड 11%। ये क्या होगा आपका वेरी राइट सेंटेंस माना जाएगा। यहां पर ये क्या माना जाएगा आपका, यहां पर वेरी राइट सेंटेंस आपका माना जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे, वेरी राइट सेंटेंस आप कहेंगे। अगर आप इस वाले सेंटेंस के हिसाब से व्यवहार करेंगे तो न्याय कंपनी के साथ भी हो जाएगा, जमींदार क्लास के साथ भी न्याय हो जाएगा और किसान वर्ग को भी आप कुछ ना कुछ दे पाओगे। अब रिलेशन कैसे काम कर रहा है, रिलेशन ऐसे काम कर रहा है, देखो यहां पर रिलेशन कैसे काम करेगा, तो भी देखो रिलेशन यहां पे कैसे काम करेगा। प्यार से इन बातों को समझ लो कि असल में एक और क्या है, एक और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिल्कुल सामने हमने क्या एस्टेब्लिश किया, फार्मिंग क्लास, और बीच में आपका क्या है भाई, जमींदार क्लास है। बीच में आपका क्या है भाई, जमींदार क्लास है। अब यहां पर कुछ मेजर जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, आप लोग उनको इस्टेब्लिश करना सीखो। जो आपके मेजर आइडेंटिफिकेशंस हैं, आप उनको यहां पर इस्टेब्लिश करना सीखेंगे। हमारे लिए जमींदार क्लास क्या है, यह कृषि उत्पादन कराने वाला है। हमारे लिए जमींदार क्लास क्या हो जाएगा भाई मेरे प्यारे साथियों, यह कृषि उत्पादन कराने वाला होगा। यह कृषि उत्पादन क्या होगा, कराने वाला होगा। और फार्मिंग क्लास क्या हो जाएगा, यह कृषि उत्पादन करने वाला हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन करने वाला हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन करने वाला हो जाएगा। अब आपको सभी के साथ न्याय करना है और जब आप सभी के साथ न्याय करेंगे तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस के सारे नहीं जा सकते। अगर आपको सभी के साथ जस्टिस करके चलना है तो मुझे लगता है कि ये वाला जो आपका सेंटेंस है, यह आपको यहां पर काफी मदद करने वाला है। बात को समझना, अगर कोई नई चीज कभी आपके सामने रखी जाती है तो पुरानी चीजें टूटती हैं, लेकिन आपको उनका वेलकम करके चलना चाहिए। एग्जामिनेशन का कोई भरोसा नहीं है कब कैसे कैसा सवाल आपके सामने आ जाए। अब तो हम सबके साथ न्याय करके आपको दिखाएंगे। हमने सेंटेंस आपको क्या दिया, वसूले गए भू राजस्व का 89% एंड 11%, है ना। अब इसको समझते कहते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भी देखो आपने क्या लिया, जमीन का टुकड़ा लिया। बहुत प्यार से इस बात को समझना, आपने यहां पर ये क्या लिया, आपने यहां पर ये क्या लिया, आपने यहां पर ये क्या है, एक जमीन का टुकड़ा आपने लिया। ओके, आपने यहां पर क्या लिया, जमीन का टुकड़ा आपने लिया। अब जमीन के टुकड़े पर क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, हम ये मान के चलते हैं कि इस जमीन के टुकड़े पर क्या हुआ, 1000 में क्या हो गया आपका, 1000 केजी में आपने क्या कराया, उत्पादन कराया, यानी कि प्रोडक्शन आपने कराया। 1000 केजी में क्या कराया आपने, प्रोडक्शन आपने कराया। तो अगर आप पूरा 1000 केजी इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि ये तो उत्पादन हो गया, अगर आप यहीं से कैलकुलेशन करेंगे कि उत्पादन का 89% कंपनी को देना है और इसी उत्पादन का 11% जमींदार को देना है, तो अगेन जो आपका फार्मिंग क्लास है वो 0% में आ जाएगा। आपको ये नहीं करना है। यहां पर असल में कंपनी की ओर से जमींदार क्लास को यह कहा जा रहा है कि भाई जो भी उत्पादन है, जो भी आपका उत्पादन हो रहा है, जो भी आपका उत्पादन हो रहा है, इस उत्पादन पर आपको कैलकुलेशन करनी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इस उत्पादन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्या है, कलेक्ट करना है। इस उत्पादन का
मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है भी आपको कलेक्ट करना है, और कैसे कलेक्ट करना है? एज अ लैंड रेवेन्यू, एज अ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व के रूप में, भू राजस्व के रूप में। यानी कि उस तरीके से नहीं जाना है, कंपनी की ओर से बात करो। कंपनी यहां पर जमींदार क्लास को किस तरीके की डायरेक्शन देने की बात कर रही है कि जो उत्पादन हुआ है उसी पर अप्लाई करो, ये अप्लाई मत करो, ये वाला अप्लाई करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कलेक्ट करना है, और जो भी आपका कलेक्शन होगा वो कैसे होगा? एज अ लैंड रेवेन्यू होगा। अब बात को समझो, कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं कि 1000 केजी का उत्पादन है, तो इसमें से क्या हुआ? मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लीजिए, तो यहां पर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा देते हैं कि भी आपने कितना कलेक्ट किया, 800 केजी आपने क्या है कलेक्ट किया है, और कैसे कलेक्ट किया है? एज अ लैंड रेवेन्यू। तो ये जो आपका 800 केजी है इस पर अप्लाई करो। इसका 89% आपको किसको देना है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको देना है, और इसका जो 11% है वो आपको किसको देना है? वो जमींदार क्लास क्या है अपने पास रखेगा, वो जमींदार क्लास क्या है अपने पास रखेगा, वो जमींदार क्लास क्या अपने पास रखेगा। अब रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग यहां पे क्या बचा भाई? आप देखो रिमेनिंग यहां पर क्या बचा, तो रिमेनिंग यहां पर क्या बच जाता है आपका? 200 केजी बच जाता है। यानी कि जो उत्पादन है 200 किलो का उत्पादन ये यहां पे बच गया। अब इसको आपको किसको दे सकते हैं आप? इसके साथ किसको जोड़ दो? किसान वर्ग को जोड़ दो, किसान वर्ग को जोड़ दो। किसान वर्ग को क्यों जोड़ेंगे? हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि किसान वर्ग को जमींदार वर्ग की, किसान वर्ग को जमींदार वर्ग की दया दृष्टि पर छोड़ दिया गया था, जमींदार वर्ग की दया दृष्टि पर छोड़ दिया गया था, दया दृष्टि पर छोड़ दिया गया था, दया दृष्टि पर छोड़ दिया गया था। तो ये जो नंबर्स का खेल है ना, ये बहुत जरूरी है। यहां पर आपको सारी कैलकुलेशन इस प्रकार से करनी पड़ेगी। अगर आप देखिएगा जो ये ग्राउंड हमने आपके सामने यहां पर जनरेट किया है, इसके हिसाब से काम करेंगे तो सबके साथ आपने न्याय कर दिया है ना। तो आप कभी ये नहीं कहेंगे किसान वर्ग को 0% में लाने का काम ना करें। अगर आप किसान वर्ग को 0% में लाने का काम करेंगे तो फिर आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस प्रयोग में लाने पड़ेंगे कि उत्पादन का 89% या उत्पादन का 11%। ऐसा नहीं होगा। जब आप किसान वर्ग को 0% में लाने की बात करेंगे तो आपके लिए उत्पादन क्यों करेगा? भले ही कंपनी ने किसान वर्ग की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह भी तो कहा गया है कि किसान वर्ग को जमींदारों की दया दृष्टि पर छोड़ दिया गया है। अब जमींदारों को डिसाइड करना है, तो कंपनी तो चाहेगी कि जो भी आपका उत्पादन होगा उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप उसी उत्पादन को भू राजस्व के रूप में कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1000 का आपका उत्पादन हुआ, इसका हमने अपनी ओर से समझा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कलेक्शन हुआ 800 केजी का, तो इस पर अप्लाई करना है 89% और 11%। किसान वर्ग को आपको कुछ ना कुछ देके चलना पड़ेगा, तो जो बचा उसके साथ आप किसान वर्ग को जोड़ दो, तो सबके साथ क्या हो जाएगा? यहां पर एक प्रॉपर जस्टिस हो जाएगा। और यही फंसाता है वो। अक्सर मैंने भी कई बार क्लासेस में कई बार विद्यार्थियों से बात पूछी है, तो सबका मानना यह रहता है कि उत्पादन का। नहीं, ऐसा नहीं। जो बात हमने जिस तरीके से आपको बताई है, इस तरीके से क्या है, इस मामले को यहां पर आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि मामला है आपकी सफलता का। अगर थोड़ी भी चूक हो गई, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक आप करके आते हैं, तो एक सवाल के गलत होने का मतलब यह है जो सवाल सही हो जाना चाहिए, अगर वो गलत होता है तो मतलब यह है कि आप काफी नीचे आ जाएंगे और काफी लोग क्या है आपसे आगे निकल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। अब यहां पर हम कुछ और कैलकुलेट करके चलेंगे। जैसे एक व्यवस्था लगातार उत्तराखंड में पुटअप हुआ है, आप पुराने पेपर देखना, स्थायी बंदोबस्त में इस पर सवाल क्या है, लगातार आपसे क्या है पुटअप किए गए। इसको कहा जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं सूर्यास्त कानून। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सूर्यास्त कानून कहते हैं, सूर्यास्त कानून कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? सूर्यास्त कानून कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? सनसेट लॉ कहा जाता है, सूर्यास्त कानून। तो सबसे पहले तो आप ये कहना सीखो कि ये जो आपका सूर्यास्त कानून है ना,
यह है कानूनी व्यवस्था, यह है कानूनी व्यवस्था, यह है कानूनी व्यवस्था। अपना संबंध, यह है कानूनी व्यवस्था अपना संबंध स्थायी बंदोबस्त के साथ रखती है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त के साथ रखती है, स्थायी बंदोबस्त के साथ रखती है, स्थायी बंदोबस्त के साथ रखती है। ओके, कि भाई जो आपका सौराष्ट्र कानून है भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में आप इसकी जो प्रॉपर कनेक्टिविटी है वो कहां करके चलेंगे, स्थायी बंदोबस्त के साथ करके चलेंगे। अच्छा, ये जो आपका सौराष्ट्र कानून है इसका ऑब्जेक्टिव भी तो आपको बताना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं कि जमींदार वर्ग, जमींदार वर्ग के व्यवहार को, जमींदार वर्ग के व्यवहार को, जमींदार वर्ग के व्यवहार को नियंत्रित करना, जमींदार वर्ग के व्यवहार को नियंत्रित करना, जमींदार वर्ग के व्यवहार को नियंत्रित करना, जमींदार वर्ग के व्यवहार को क्या है, नियंत्रित करना। यानी कि कुल मिलाकर के समझ में आता है कि जो आपका सनसेट लॉ है, यानी कि जो आपका सौराष्ट्र कानून है, सौराष्ट्र कानून क्या है, वो क्या चाहता है, वो एक रेगुलेशन लाना चाहता है। वो क्या है, एक रेगुलेशन लाना चाहता है, रेगुलेशन लाना चाहता है रिगार्डिंग टू जमींदार क्लास, जमींदार क्लास। असल में मामला यहां पर क्या है, मामला यहां पर यह है कि हम दोबारा वही सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे कि जो आपका वसूला गया भू राजस्व वसूला गया जो आपका भू राजस्व है ना, अब जो भी अमाउंट हो, तो जो वसूला गया भू राजस्व है उसका 89% किसको देना है, उसका 89% किसको देना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। और देने का काम कौन करेगा, जमींदार क्लास करेगा। तो वसूल गए भू राजस्व को 89% आपको कंपनी को देना है, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने सारी बातें आपको समझा रखी हैं। तो असल में क्या है कि इसी के बारे में क्या है, एक निश्चित डेट, एक निश्चित डेट रहती थी, एक निश्चित डेट रहती थी। और इसका मतलब क्या होता था कि निश्चित डेट के सूरज छिपने तक जमींदार वर्ग को वसूले गए भू राजस्व का 89% कंपनी को देना होता था, 89% कंपनी को देना होता था, 89% कंपनी को देना होता था, 89% कंपनी को देना होता था। ठीक है, तो ये मामला है, ये सौराष्ट्र कानून में लाया गया कि भाई जो भी आपका वसूला गया भू राजस्व है उसका जो 89% आपको कंपनी को देकर के चल रहा है, तो हम आपको एक निश्चित डेट देंगे और निश्चित डेट के सूरज छिपने तक जो भी आपने उत्पादन में से भू राजस्व वसूला है उसका 89% क्या है, आपको कंपनी को हैंडओवर करना पड़ेगा, आपको कंपनी को हैंडओवर करना पड़ेगा। और यहां पे ये बात है ना, ऐसा ना होने पर सौराष्ट्र कानून के अंतर्गत जमींदार वर्ग को अपनी जमींदारी जमींदार वर्ग को अपनी जमींदारी
छोड़नी पड़ती थी, छोड़नी पड़ती थी, छोड़नी पड़ती थी। यानी कि जमींदार वर्ग के व्यवहार को स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आपने इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा, आपने सूर्यास्त कानून के माध्यम से जमींदार वर्ग के व्यवहार को रेगुलेट करने की बात की। आपने कहा कि भैया हम तो आपको एक निश्चित डेट देंगे, उस निश्चित डेट के सूरज छिपने से पहले पहले जो हमारा शेयर बनता है, आपको हमें क्या, हमारा शेयर क्या है उसका सबमिशन आपको कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करा पाते हैं तो आप पर सूर्यास्त कानून क्या है, लागू हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, और आपको सूर्यास्त कानून के आलोक में क्या है, जमींदारी छोड़नी पड़ेगी। यानी कि जो मालिकाना हक आपको दिया गया था, वो मालिकाना हक क्या है, मालिकाना हक आपसे क्या है, छीन लिया जाएगा। तो यह पर्पस किसका है, यह सूर्यास्त कानून का क्या है, पर्पस है। अब एक बात और समझो, यहां पर दो ग्राउंड और हैं। यहां पर पहला ग्राउंड क्या है, पहला ग्राउंड ये, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट में यहां आपको परेशान किया जा सकता है कि क्या जमींदार वर्ग, क्या जमींदार वर्ग को वंशानुगत, हेरिडेटरी, वंशानुगत दैट मीन्स हेरिडेटरी, क्या जमींदार वर्ग को वंशानुगत अधिकार प्रदान किए गए थे, प्रदान किए गए थे, प्रदान किए गए थे। तो अगर आपके परीक्षाओं में यह लैंग्वेज बनती है कि क्या जमींदार वर्ग को वंशानुगत अधिकार प्रदान किए गए थे, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, यस। आपको कहना है यस, आपको क्या कहना है, यस कहना है। लेकिन ये जो आपके वंशानुगत अधिकार हैं, यानी कि ये जो आपके हेरिडेटरी राइट की आप बात करेंगे, है ना, इसमें आपको ये लैंग्वेज भी तो जोड़नी पड़ेगी कि वंशानुगत, वंशानुगत अधिकार तभी तक बनी रहेंगे, तभी तक बने रहेंगे, तभी तक बने रहेंगे, तभी तक बने रहेंगे जब तक, जब तक सूर्यास्त कानून आप पर लागू ना हो जाए, जब तक सूर्यास्त कानून आप पर लागू ना हो जाए, सूर्यास्त कानून आप पर लागू ना हो जाए, सूर्यास्त कानून आप पर लागू ना हो जाए, सूर्यास्त कानून आप पर लागू ना हो जाए। यानी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है तो दो जमीनें आपको हैंडओवर की गई हैं और जिन जमीनों पर आपको मालिकाना हक दिया गया है, आप उन पर क्या है, वंशानुगत अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यह आनंद आप तभी तक ले पाएंगे जब तक आप पर सूर्यास्त कानून लागू नहीं होता। अगर सूर्यास्त कानून लागू हो जाएगा तो फिर यह मामला अपने आप ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो आपको यह कह देने में कोई समस्या नहीं है कि स्पेशली अंडर द लाइट ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो आपका जमींदार क्लास है, उसको अपनी ही जमीनों के संदर्भ में हेरिडेटरी राइट्स प्रोवाइड कराए गए। यानी कि अगर किसी एक जमींदार को आपने कुछ क्षेत्र दिए हैं और उन क्षेत्रों पर उसको आपने मालिकाना हक दिया है, अचानक से उसकी डेथ हो जाती है तो उस जमीन पर उसका पुत्र आ जाएगा, है ना। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला तभी तक कार्य करता रहेगा। ये मामला मैंने लिख करके आपको बताया है, ये राइट जो है तभी तक अपने आप को कंटिन्यू करा पाएंगे जब तक आप पर क्या है, सूर्यास्त कानून लागू नहीं हो जाता। अगर आप पर सूर्यास्त कानून लागू हुआ है, दैट मीन्स आपका व्यवहार क्या है, नेगेटिव है। आप कंपनी का जो शेयर है उसको अपनी जेब में डालने की बात कर रहे हो तो कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी। अगर सब कुछ बाय द बुक है, प्रॉपर है, तो आप अपने ही क्षेत्रों के संदर्भ में अपने परिवार को अपने साथ जोड़ते हुए वंशानुगत अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। यह कह देने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, यह कह देने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर हम आपको क्या है, एक नई लैंग्वेज बना करके दिखाते हैं। वो भी हो सकता है कि आपसे आपकी परीक्षा में क्या है, पुटअप किया जाए। अब हुआ क्या उस समय, यहां पर एक बात देखो, अगर हम ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त कानून का विरोध, सूर्यास्त कानून का विरोध
सूर्यास्त कानून का विरोध जमींदारों ने किया। सूर्यास्त कानून का विरोध जमींदारों ने किया। ठीक है, सूर्यास्त कानून का विरोध क्या जमींदारों ने किया। हम यह भी कह सकते हैं प्लस में करके कि कंपनी की ओर से एक संभावना यह भी हो सकती है कि कंपनी की ओर से बलपूर्वक सूर्यास्त कानून को जमींदारों पर लागू किया गया। 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 जमींदारों पर लागू किया गया, क्योंकि भाई ये तो अंग्रेज हैं, इनसे आप नैतिक अपेक्षाएं बड़ी नहीं कर सकते। इनसे आप क्या है, बड़ी नैतिक अपेक्षाएं नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये तो आपको कह करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, बिल्कुल प्रॉपर है कि सूर्यास्त कानून का विरोध जमींदारों ने किया होगा। संभावना व्यक्त कर सकते हैं, और ऐसा भी एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि कंपनी की ओर से बलपूर्वक क्या है, सूर्यास्त कानून को जमींदारों पर क्या लागू किया गया होगा। क्योंकि कंपनी के लोग ना बहुत लंबे समय तक एक खास वर्ग को अपने साथ जोड़ करके नहीं चलते हैं। हालांकि जब इसका हम मीन्स वाला एस्पेक्ट आपको पढ़ाएंगे कभी, तो वहां पर हम कंपनी और जमींदार वर्ग के मध्य के संबंधों को थोड़ा सकारात्मक अवश्य आपको दिखाएंगे। लेकिन सूर्यास्त कानून जो है ये जमींदार वर्ग के व्यवहार पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव तो डाल रहा था। यानी कि जमींदार वर्ग को इस कानून से परेशानी तो हो रही थी। यहां तो ये आपको कह के चलना पड़ेगा। तो सूर्यास्त कानून का विरोध जमींदारों ने किया होगा, या कंपनी की ओर से फोर्सफुली क्या है, सनसेट लॉ को जमींदारों पर इंप्लीमेंट किया गया होगा। अब मजे की बात क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी क्या है, चटकारा ले रहे हैं। वो क्या है, चटकारा ले रहे हैं, है ना। अब इसका मामला क्या होगा, मैंने क्या कहा कि चटकारा ले रहे हैं। अब चटकारा लेने का मतलब क्या हो गया, है ना, बात को समझो। उन्होंने भी क्या कर दिया, उन्होंने यहां पर अगर आप इस व्यवस्था के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस को जोड़ने की बात करेंगे, यहां पर अगर आप इस व्यवस्था के साथ किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जोड़ने की बात करेंगे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चटकारा लिया। चटकारा कैसे लिया, उन्होंने जो है कोर्ट फी को माफ कर दिया। उन्होंने जो है कोर्ट फी को माफ कर दिया। कोर्ट फी को माफ कर दिया। कोर्ट फी को माफ कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जमींदार क्लास की ओर से न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया गया, नॉक किया गया। तो यहां पर हम आपको कंक्लूजन क्या देना चाहते हैं, यहां पर हम आपको कंक्लूजन यह देना चाहते हैं कि स्थायी बंदोबस्त ने हम कह सकते हैं, स्थायी बंदोबस्त ने कानूनी संघर्ष के धरातल को प्रमोट करने का कार्य किया या प्रमोट किया। कुछ ऐसा ही कहां मिलेगा आपको, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भी हम दिखाएंगे, लेकिन यहां का मामला क्या है, थोड़ा अलग है। अब आप में से कुछ का मन यह होगा कि भाई जमींदार क्लास है तो वो तो कोर्ट फी दे ही देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोर्ट फी को माफ किया उस समय, तो ये काफी इजी ग्राउंड बन गया है। अब जमींदार वर्ग ये मान के चलेगा कि भाई अब नुकसान नफा क्या, एक बार आजमा के देख लेते हैं। जब एक अरेंजमेंट हमारे सामने आ गया तो हम उसका क्या है, इस्तेमाल करके देख लेते हैं, है ना। तो ये बात भी आपको यहां पर जोड़ के चलना पड़ेगा
कि सूर्यास्त कानून का जमींदारों ने विरोध किया है, और एक संभावना हम यह भी व्यक्त करके चलेंगे कि कंपनी की ओर से बलपूर्वक सूर्यास्त कानून को जमींदारों पर लागू किया गया। उधर जो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उन्होंने कोर्ट फी को माफ कर दिया, तो अब काफी इजी हो गया है कोर्ट को अप्रोच करना। तो जमींदार क्लास की ओर से, न्यायपालिका की ओर से क्या है, जमींदार क्लास की ओर से न्यायपालिका का दरवाजा जो है आपका वो नॉक किया गया। तो फाइनली हमको एक कंक्लूजन मिला कि स्थायी बंदोबस्त ने भी क्या है, कानूनी संघर्षों के धरातल को या कानूनी संघर्ष के धरातल को क्या है, प्रमोट करने का कार्य किया। तो ये तमाम प्रकार की जो कैलकुलेशन हमने की हैं, ये स्थायी बंदोबस्त के रिगार्डिंग है और प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित है। जब इसका मेंस वाला एस्पेक्ट आप पढ़ेंगे कभी, तो मामला क्या हो जाएगा, पूरा ही बदल जाएगा। हालांकि कुछ रिलेशन यहां से आपको उठा करके जरूर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, लेकिन मेंस की अप्रोच क्या होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। ये जो आपकी कैलकुलेशन है स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में या फिलहाल अभिजय बैच के आलोक में जो भी कैलकुलेशन आपकी चल रही है वो प्रारंभिक परीक्षा आधारित है। चाहे आपका उत्तराखंड में लेक्चरर स्क्रीनिंग हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, या चाहे आपका क्या हो अपर पीसीएस हो, जो भी अप्रोच अभी हम आपको दे रहे हैं वो केवल क्या है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है या स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के क्या है, ओरिएंटेड है। तो बड़े अच्छे से आपको कक्षा के साथ अपना जुड़ाव करके चलना है, और जिन पुरानी बातों में हमने आज बदलाव कराया होगा, इन नए प्रकार के परिवर्तनों का आपको वेलकम करके चलना है ना, क्योंकि वस्तु स्थिति को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है, और वस्तु स्थिति के साथ न्याय करना भी क्या है, काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से आप व्यवहार करके चलेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।